नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए जुड़िए। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि HEO का बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। HEO का, ठीक है, HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का। और इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर और 20 आपको जो है टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। प्लस यूपीपीएससी के जो है आपको PYQs मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसमें आपको करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी आपको, मंथली PDF, और प्लस इस पर जो है आपको बेस्ट वीडियो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और इसका PYQ जो रहेगा इस पर भी वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको इंटरव्यू तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। फीस इसकी है 5,000, ठीक है। लेकिन ये ऑफर में है तो ये आपको 50% डिस्काउंट के साथ में आपको 2500 रुपए में आपको मिल जाएगी। अगर आपको जो है लेना होगा हमारा HEO का बैच, तो उसके लिए आप HEO लिख करके हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर HEO लिख करके आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या फिर इसी नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा, या जो हमारे संस्थान के जो अन्य नंबर हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको यहां पर आगे दिखाई देंगे, यहां पर, ठीक है। ये नंबर जो दिखाई दे रहे होंगे आपको। कल प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बताइए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सिंपल सी बात है ये। अच्छा, इसको हटाओ, ये नहीं होगा। असहयोग, अब बताओ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अब बताइए आप लोग। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हम लोग जो लाइव क्लास करंट अफेयर्स की वो हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, वही 10:30 बजे के आसपास जो है 10 सवा 10 बजे के पास आसपास जो है लाइव करेंगे क्लास। 10:15 के आसपास लाइव क्लास होगी हमारी 1 मई से, ठीक। उस दिन से हम लोग इस क्लास को करंट अफेयर्स को लाइव करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि भैया आप लोग अपनी अपनी सहमति बता दीजिए कि हाँ भाई आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर जो है चर्चा करते हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा, यानी कि साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अभी जो है क्या करेंगे 19 से लेकर के 21 अप्रैल तक। अब ये फैक्ट हो गया आपका क्या इंपॉर्टेंट, कब से कब तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट 19 से लेकर के 21 अप्रैल 2026 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, महामहिम ली जे म्यूंग। क्या है, ली जे म्यूंग। अब इनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि यही आप एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लेगा। तो PM मोदी के जो है एक तरीके से उनके कहने पर जो है ये यात्रा उनकी हो रही है, और उनके साथ जो है दक्षिण कोरिया की जो प्रथम महिला हैं, कौन, किम हिया क्यूंग, और मंत्री और अन्य अधिकारी जो है उनके साथ भारत यात्रा पर आएंगे, और कई सारे महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर जो है साइन होंगे। और इसके अलावा अब चूंकि साउथ कोरिया चर्चाओं में रहेगा, तो इसलिए साउथ कोरिया के बारे में आपको जानकारी, उसके जियोग्राफिकल रीजन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। किस महाद्वीप में है, क्या मुद्रा है, क्या भाषा है, ठीक है, और क्या उसकी सीमाएं हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पर उनके साथ में जो है कई सारे महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। PM मोदी के साथ में द्विपक्षीय बैठकें होंगी। सहयोग के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें आपका जो है रक्षा हो गया, आपका जहाज निर्माण हो गया, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है या आने वाली हैं उन पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर को लेकर के आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक। चलो, इसके अलावा प्रमुख समझौते, सांस्कृतिक संपर्क, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और कई सारे लोकतांत्रिक मुद्दों और कानूनों के शासन को लेकर के भी चर्चा यहां पर की जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मैप में आप यहां पर दक्षिण कोरिया को देख पा रहे होंगे। दक्षिण कोरिया के साथ खास बात एक ये है कि इसके जो है अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में क्या है अवस्थित है। ये दक्षिण कोरिया कहां पर है,
पूर्वी एशिया में स्थित है और खास बात इसकी है कि इसकी एकमात्र जो जमीनी सीमा है वो उत्तर दिशा में नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया से लगती है। ये आपका साउथ कोरिया हो गया। साउथ कोरिया की केवल एक ही देश ऐसा है जिसकी सीमा जो है स्थलीय सीमा से लगती है, बाकी सब कुछ इसके आसपास क्या है, समुद्र ही समुद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जूम करके। चलो भाई ये देखो, ये जूम मैंने कर दिया। अब देखो यहां पर इसकी सीमा केवल देखो नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया हो गया आपका और ये हो गया नॉर्थ कोरिया। बाकी देखो साफ सब क्या नीला नीला है कि समुद्र है। एक ही ऐसा देश है साउथ कोरिया का जो स्थल सीमा से घिरा हुआ है, जो कि क्या है आपका उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया के बाबूजी कौन है? किम ओंग जुंग। कौन है भाई साहब बताओ, नाम उनका क्या है उनका? एग्जैक्टली जैसे डोनाल्ड ट्रंप बाबू हैं वैसे जो है उत्तर कोरिया के साहब जी हैं, है ना। खतरनाक आदमी है भाई साहब, गजब आदमी है। चलिए राजधानी क्या है साउथ कोरिया की? सियोल है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मुद्रा इसकी क्या है? दक्षिण कोरियाई वान, साउथ कोरियन वान है, ठीक है। और इस समय जो है ली जे मूंग क्या है वहां के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये उत्तर कोरिया से मिलती है और इसके पश्चिम में जो है क्या? पीला सागर है। दक्षिण कोरिया के पश्चिम में क्या है? पीला सागर है और पूर्व में जापान सागर है। पूर्व में क्या रहेगा आपके? जापान सागर मिल जाएगा यहां पर, और उसके पहले पश्चिम में आपका क्या रहेगा? पीला सागर रहेगा। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर अलग से। अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो यहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, उन्नत किस्म की है अपने आप में, और यहां पर सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण और जहाज निर्माण उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब सबसे प्रमुख मुद्दा जहाज निर्माण को लेकर के अभी भारत और जो है आपका साउथ कोरिया के मध्य में होगा, यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक इस मामले में साउथ कोरिया बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने बन जाएगा, बताइए आप लोग प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलो, दक्षिण कोरिया की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी आधिकारिक मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है, ठीक है। दूसरा, यह पूर्वी एशिया में स्थित है और इसकी जमीनी सीमा केवल उत्तर कोरिया के साथ लगती है। बताओ, देखो पूर्वी एशिया का है कि नहीं है? देखो यहां पे पहले पॉइंट लिखा था, कहां गया? ये देखो पूर्वी एशिया का है, ठीक है। तो इस अनुसार अगर आप देखेंगे तो विकल्प क्या बनेगा आपका? एक भी सही है आपका और दो भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जल पखवाड़ा और प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान, क्या जल शक्ति अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी विद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में जल पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। आप जानते होंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे देश में बहुत कम है, और इसलिए जल के अवेयरनेस के लिए स्कूल्स में इस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि हम जल के प्रति अवेयर हो सकें और जल संरक्षण और संवर्धन पर हम ध्यान दे सकें, है ना। छात्रों के माध्यम से समाज में जल संरक्षण के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाना और एक बृहद आंदोलन, जन आंदोलन, मास मूवमेंट जो है शुरू करने का प्रयास ये जो है अभियान कर रहा है, ठीक है। इसके लिए जो है जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, ठीक है, और नोडल अधिकारी को इसमें ज्वाइनिंग दी गई है। और इसके अनुसार जो क्या होगा कि राज्य के सभी विद्यालयों को जल संरक्षण केंद्रों यानी कि वाटर कंजर्वेशन सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां जल संचयन की विभिन्न विधियों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। भाई किस प्रकार से हम जल का संचयन कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग सुविधाओं के मतलब अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को भीतर उनके मन में जल को लेकर के उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसको समझाया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ प्रमुख दिवस हैं जो पर्यावरण दिवस के रूप में आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अब आप इसमें एक चीज बताइए कि इस बार यानी कि जो विश्व जल दिवस रहा है इस बार का विश्व जल दिवस 2026, ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या थी? ये आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं उनकी थीम अक्सर पूछता है आप एग्जाम में, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस है,
ठीक है, ये कब मनाया था? 2 फरवरी को। अब इसकी थीम भी बताइए आप लोग, क्या इसकी थीम है? ये सब आपको मैं टास्क देता हूं कि आप इसको रेडी करके रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, इसकी भी थीम क्या थी बताइएगा। विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को, इसकी थीम क्या थी बताइएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अभी आने ही वाला है। ठीक है, इसकी थीम भी आप लोग पता करिएगा, मैं बताऊंगा। हालांकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे 8 मई, यानी कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जैव विविधता दिवस बहुत बार पूछता है, 22 मई को मनाया जाता है। और आप जानते होंगे कि जैव विविधता का जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, एनवायरमेंट डे 5 जून, इनकी सबकी भैया थीम पढ़नी है आपको। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व प्रकृति आवास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। इतने दिवस आपको क्या करने हैं, याद रखने, और इन सब की थीम आपको पता होनी चाहिए। ये आपके लिए क्या है, टास्क है। इसमें कोई आप इफ बट प्लीज मत करिएगा। ठीक, इसको रेडी करके रखिएगा आप लोग। चलिए, और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के एक दिन बाद। ठीक, चलिए अब आप बताइए, अब इसमें आपको मैच करना है। देखो अक्सर ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में आते हैं और आपको वो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसको आप मैच करिए। नंबर 1, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 फरवरी को, तो ये इससे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, तो ये इससे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे मैच हो जाएगा। अब बाकी बचा एक, तो ये क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बस हो गया। ठीक है, तो क्या क्या मैच किया? ए मैच किया आपका जो किससे? ए मैच किया आपका 2 से। ठीक है, ए मैच किया 2 से, बी मैच किया आपका 1 से। ठीक है, सी मैच किया आपका किससे? 4 से, और डी मैच किया आपका किससे? 3 से। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये आपका हो गया मैचिंग। अब किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर किससे? ए वाले से। तो ए इज द राइट आंसर आपका। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए जैसे पहले क्या पूछता था, केवल एक दिवस पूछ लेता कि बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन अलग अलग दे देता था। या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 4 विकल्प अलग अलग देता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको इस प्रकार से मैच करने के लिए आता है कि अब बताओ भैया इसमें से क्या क्या होगा। ठीक है, या इसमें एक प्रश्न और अलग प्रकार का बनता है। क्या बनता है कि पूछ लेगा कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। अब इसी को पूछ लेता कि इसको सेट के अनुसार, मतलब सेट करो इसको कि पहले कौन सा दिवस होगा। तो सबसे पहले कौन सा दिवस इसमें होगा? 2 फरवरी, फिर क्या हो जाएगा? अप्रैल, फिर मई, फिर सितंबर, इस तरीके से। तो ये वाला क्रम भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि दिवसों की डेट आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश दिवस और राज्य का ऐतिहासिक भौगोलिक प्रदेश। आप जानते होंगे कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आप लोग वहां पर गए भी होंगे, कुल्लू मनाली वगैरह के आपने दर्शन भी खूब किए होंगे, मजा आया होगा आप लोग को, है ना? बढ़िया। 2026 में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किन्नौर जिले के मुख्यालय के रेंगकोंग पियो में किया गया। यहां पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। ये दिवस दरअसल हिमाचल प्रदेश के विकास, वहां की योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानकारी देता है। हिमाचल दिवस स्वतंत्रता के पश्चात 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के एक मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है, के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसलिए हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ये घटना इसकी क्या है? 15 अप्रैल 1948 को जुड़ी हुई है। ठीक है, 30 बड़ी और छोटी रियासतों को मिलाकर के इसका गठन किया गया था। 1951 में इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया था और 1 नवंबर 1956 को क्या इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को क्या 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब यह डेट जो है 25 जनवरी 1971 की डेट, ये आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए।
अक्सर राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों के गठन पर प्रश्न बनता है एग्जाम में। किस राज्य का गठन कब किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना किसी भी रूप में, बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलिए बाकी अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है, इसे देवभूमि लैंड्स ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। सीमाओं की बात हम करते हैं तो इसकी अंतर सीमा पूर्व में तिब्बत यानी कि चीन से लगती है, ये देखिए आप यहां पर इससे मिल जाएगी, ठीक है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल जाएगा आपको। देखो उत्तर में आपका मिल जाएगा ये जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगा और साथ साथ में आपका लद्दाख भी मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर क्या है, लद्दाख है आपका, ठीक है। अरे भाई सब क्या हो रहा है, ये लद्दाख हो गया, ठीक। पश्चिम में पंजाब, पश्चिम में पंजाब आपको मिल जाएगा, ये देखिए पश्चिम में पंजाब हो गया आपका, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, तो दक्षिण और पश्चिम में आपको मिल जाएगा क्या, हरियाणा, ये देखिए हरियाणा हो गया आपका, ठीक है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश बहुत छोटी सीमा लगाता है इसके साथ, बहुत छोटी सीमा है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण पूर्व में आपको उत्तराखंड ये आपको मिल जाएगा। तो ये अलग अलग प्रदेशों की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं या नहीं लगती, ये आपको पता होना चाहिए। जूम करके इस मैप को मैं आपको दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, देखिए उधर लद्दाख हो गया, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नीचे पंजाब हो गया, फिर आपका जो है यहाँ पे हरियाणा हो गया, यूपी और उत्तराखंड हो गया इस तरीके से। और इधर अंतर सीमाओं में आपका तिब्बत चीन से लग गई सीमा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसकी दो राजधानियां, शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है और धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी होती है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना है। ये नदियां राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं और कृषि का मुख्य आधार हैं। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग राज्यों के दर्रे। अब यहां पर मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है, दो टास्क आपको देता हूं। एक अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का चैप्टर तैयार कीजिए, यानी कि नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहां से निकलती, क्या क्या है। और एक चैप्टर को पढ़ना है टास्क के रूप में, क्या है, दर्रे, दर्रा जो पढ़ना है, प्रमुख दर्रा, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कौन कौन से दर्रे पाए, जैसे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा बड़ा फेमस है, सिपकीला जहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, और बारालाचा यहां के प्रमुख दर्रे हैं। अब ये दर्रे अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए प्रमुख दर्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। चलिए आइए अब आप बताइए इसमें से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड के साथ करता है, पंजाब के साथ करता है, लद्दाख के साथ करता है, दिल्ली के साथ नहीं करता है। बस ये हो जाएगा रॉन्ग आपका, ठीक है, ये हो जाएगा बाकी कथन आपका सही, मतलब ये आपका इसमें नहीं करता, देसी, ठीक है। केरल का प्रमुख त्यौहार विशु और राज्य का प्रदेश है। विशु एक त्यौहार प्रमुख है, तो 15 अप्रैल को दुनिया भर में मलयाली समुदाय द्वारा विशु का त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, ठीक है। यह केरल का एक प्रमुख फसल और नववर्ष का त्यौहार है। आपके एग्जाम पूछ लेगा कि भाई बताओ ये त्यौहार जो विशु होता है किस राज्य का है, तो आप कहेंगे केरल का है अपने आप में, ठीक है। इसका अलग अलग महत्व है अपने आप में। और अगर हम मलयालम नववर्ष की बात करते हैं तो विशु का त्यौहार, क्या, विशु, ये त्यौहार ध्यान कीजिएगा, इसका नाम क्या है, इसका विशु। विशु का त्यौहार पारंपरिक रूप से मलयालम सौर कैलेंडर के 9वें महीने जिसको मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। खगोलीय दृष्टिकोण से सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का क्या है, प्रतीक है, जिसे वसंत विषुव के रूप में भी जाना जाता है। वसंत विषुव क्या होता है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे ना आप लोग, ठीक है। विषुकन्नी, ये क्या है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान विषुकन्नी है। कनी का अर्थ क्या है, वह जो पहले देखा जाता है। मान्यता है कि नए साल की सुबह सबसे पहले जो शुभ वस्तुएं देखी जाती हैं वे पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। इनमें भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दर्पण, पीले कानिकोन्ना के फूल, फल, सब्जियां, सोना, सिक्के और पवित्र ग्रंथ रखे जाते हैं। तो ये इसका एक अपना अलग सांस्कृतिक महत्व है, ध्यान रखिएगा। विषुकन्नी कट्टम, यह भी एक अपने आप पे अलग है। इस परंपरा के अंतर्गत परिवार के सदस्य छोटों को, सेवकों को और कृषि श्रमिकों को आशीर्वाद के रूप में धन, सिक्के या रुपए भेंट करते हैं। यह धन के समान वितरण और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, ठीक है।
तो ये हो गया। बाकी यहां पर कुछ प्रमुख मंदिर हैं। इस अवसर पर केरल के प्रमुख मंदिरों विशेष करके त्रिशूर स्थित गुरुवायूर मंदिर जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, और पथानामापिथट्टा स्थित सबरीमाला मंदिर जो कि चर्चाओं में रहता है, भगवान अयप्पा को समर्पित है, में हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं अपने आप में, जो कि विश्वकर्णी जिसको बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रमुख नदी कौन सा प्रमुख मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ऐसे प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर साउथ के जो मंदिर हैं अलग अलग, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। तो साउथ के मंदिरों में कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं और कौन सा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अभी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलो, केरल के बारे में थोड़ा सा यहां पर जानकारी दी गई है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर से लगती है भाई साहब, ठीक है। पश्चिमी सीमा, इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये है अरेबियन सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये अरेबियन सी से आपको दिखाने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिसे मालाबार तट के रूप में, इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर से मिलती है, इसे मालाबार तट के रूप में जानते हैं। पूर्व में यह पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। पूर्व में किससे, वेस्टर्न घाट से मिलेगा आपको, ठीक है। पूर्व में वेस्टर्न घाट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सीमाएं केरल उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक के साथ, उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक के साथ आपको दिखा देंगी। हालांकि इसमें नहीं दिया गया है मैप, लेकिन कर्नाटक रहेगा आपका अलग से, ठीक है। यहां पर ये सारे दक्षिणी राज्य के अंतर्गत। पूर्व और दक्षिण में तमिलनाडु के साथ अपनी सीमाएं साझा करता, ध्यान रखिएगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम है इसकी, ठीक है। प्रमुख नदियां, पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है जो कि चर्चाओं में रहती है। इसके बाद भरतपुझा और परंबा का स्थान इसमें आता है। ये अलग अलग नदियां हैं, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए बस। बाकी आप लोग अलग अलग नृत्य आदि कहते हैं। दो शास्त्रीय नृत्यों, एक क्या आपका कथकली है और एक मोहिनी अट्टम की जन्मस्थली है। देखो, कलाईपट्टू यहाँ की पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक माना है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने, ये एक्स्ट्रा नहीं कराए जा रहे हैं। आप लोग पता नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़ते, भगवान मालिक है। ये सब आपके एग्जाम में भाई साहब आते हैं, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा। फोन चलाते रहिएगा, अभी मैसेज आएगा अभी तो क्या कीजिएगा, फिर काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। जो जो पॉइंट कराए जा रहे हैं सबके सब ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको यहां पर एक्स्ट्रा नहीं कराया जा रहा कि एक्स्ट्रा कराया जा रहा है। ये सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। जो न्यूज चर्चाओं में सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना, इसलिए मैं नहीं तो इतना ज्ञान देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इतना करा करके यहां पर जो लिखा गया है मैं छोड़ देता इसी को इतना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़ें। जब कंटेंट आपको बढ़िया मिलता है, ठीक है, अभी मैं नाच करके कूद करके आपको पढ़ाऊं ना, एकदम नाचता रहूं घूमता रहूं, तब आपको मजा आएगा। लेकिन मैं उस प्रकार का टीचर नहीं हूं, नाचने गाने वाला नहीं हूं। सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूं, आपको पढ़ना एकदम सिरस्ते होकर पढ़िए बस, ठीक है। एक्स्ट्रा सारे पॉइंट आपके पास रहते हैं जो आपके एग्जाम के जरूरी होते हैं। आप इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, कूदने वाला मास्टर आपको चाहिए तो अलग बात है। आप लोग की हैबिट ऐसी हो गई ऑनलाइन टीचिंग में कि जो कूदता है, नाचता है ना, जो फालतू बकवास करता है, उसकी बातें आप ज्यादा सुनते हैं। जहां सीरियस कैंडिडेट मिलता है आपको ना पढ़ाने वाला, उसकी बात आप नहीं सुनते हैं। ये बात आपके कॉलेज में भी ये रही होगी। जो टीचर सीरियस रहता होगा उससे आप नहीं पढ़ते होंगे। जो हा ही करता होगा, दुनिया भर की बातें बताता होगा, उस क्लास में आपको मजा आता होगा। यही आपके लिए हानिकारक है बाबू, है ना। इसको नहीं करना है आपको। जो चीजें कराई जाती है उसको पढ़ा करिए प्लीज। और आप जानते हो कि अगर हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आप जानते हो कि मेरा करंट अफेयर्स कितना रिलेवेंट होता है। यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में, आरओ में, सब में हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत डीपली सब कुछ मैं बनाता हूं। अब इतना भी आप नहीं कर पाते, फिर मैं क्या करूंगा बताइए आप लोग। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। रिकॉर्ड है हमारे करंट अफेयर्स का, एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाता है। अब आप पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, भाई भगवान ही मालिक है। दिमाग लगा होगा मैडम में और साहब में, तो कहां से पढ़ पाएंगे बताइए आप लोग। चलिए, जीवन गोलगप्पा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, इसलिए माइंड से पढ़ लीजिए। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। केरल में मनाए जाने वाले विषु त्योहार के संदर्भ में विषुकन्नी शब्द का अर्थ क्या है, अभी हमने आपको बताया था, क्या है बताओ। सी, ठीक है, ये बस। पोइला बोईशाख, बंगाल के लोग जो है आप जानते हैं पूरी दुनिया में पारंपरिक उत्साह से पोइला बोईशाख मना रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रकार का जो त्योहार है, ठीक है, ये बड़ा फेमस है। और नए साल 1433 का स्वागत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में श्रद्धालु काली घाट काली मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर सहित कई मंदिरों में शांति, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है।
राज्य के बाजारों में रौनक है और इस पर लोग जो है अपनी मिठाई खटाई लोग खा रहे हैं और मना रहे हैं इसको त्योहार को। ठीक है, ये अब इसमें एक ही प्रश्न बनेगा कि भैया मतलब पोइला बोईशाख जो है ये कहां का है, तो आप कहेंगे ये बंगाल का त्योहार है अपने आप पे। ठीक है, बस इतना आपको पॉइंट इसमें से याद रखना है। बताइए, अच्छा इसमें कुछ प्रश्न जो है, अच्छा कुछ इसमें व्याख्या जो है कट गई मुझे लगा ऐसा है ना, चलो खैर कोई बात नहीं। इसमें कुछ कंटेंट जो है और था लेकिन वो शायद मुझे लग रहा है रह गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रश्न इसमें बन जाएगा आपके सामने, ग्रेगोरियन कैलेंडर और बंगाली कैलेंडर के बीच ऐतिहासिक समय का संबंध क्या है। अब चूंकि आज ये मैटर में नहीं है तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका उत्तर मैं खुद बता देता हूं आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या? बी वाला। बी मतलब ये वाला। ठीक है, ये बस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी हाल ही में 135वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे और इसे हम ऑफिशियल रूप से अंबेडकर जयंती के रूप में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी केंद्रीय और दूरदर्शी भूमिका के कारण इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों पर कार्य किया था। आप जानते होंगे कि महत्वपूर्ण बहुत दिवस है ये अपने आप में, और अंबेडकर के बारे में अलग से आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। अंबेडकर के बारे में अक्सर प्रश्न आप एग्जाम में आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आप बताइए इनके बारे में कुछ अलग अलग चीजें। पहला क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2026 को पूरे देश में मनाई गई। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, मुझे लगता है तीनों क्वेश्चन होने चाहिए, सभी तीन होने चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प इसका हो जाएगा उत्तर एग्जैक्टली सही? सी, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन इसमें क्या है एग्जैक्टली सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हाल ही में क्या हुआ है, उद्घाटन किया गया है भाई साहब। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो है एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसे राजाजी नेशनल पार्क के पास वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। अगर आप दिल्ली से देहरादून की यात्रा करना चाहते हैं तो इस कॉरिडोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 12 किलोमीटर लंबा जो है वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया भाई साहब, बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। और ये बड़ा खूबसूरत रास्ता आपको दिखाई देगा, आप इसकी यात्रा कर सकते हैं। या तकनीकी सुनिश्चित करती कि नीचे जंगल में जानवर सुरक्षित जो है जा सके अपने आप, यानी कि इस तरीके से ये पूरा लगभग 12 किलोमीटर का लंबा रास्ता है ये, जो एलिवेटेड है और जंगल के ऊपर से होकर गुजरता है। नीचे से आराम से जो है जानवर आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें से। तो ये जब आप इसे गुजरेंगे तो एक अलग प्रकार का जो है आपको अनुभूति यहां से आपको मिलेगी देखने को। गजब बनाया गया भाई साहब, देखिएगा आप लोग, बहुत गजब है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न बताइएगा इसका उत्तर। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक प्रमुख विशेषता इसमें स्थित वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसके संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है बताइएगा? ए, बी, सी, डी। यह 25 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। ठीक है। दूसरा, इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और यह एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। ठीक है। यह कॉरिडोर केवल पालतू जानवरों के आवागमन के लिए बनाया गया है। ठीक है। यह उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच से गुजरता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक, ये हो जाएगा आपका एकदम सही उत्तर। ठीक है, चलो। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह भी चर्चाओं में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक प्रमुख सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ठीक है, जो आमतौर पर वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। यह वैश्विक आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों की विश्लेषण करती है। इसके साथ ही आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और संभावित जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये जो है शब्द है, इसकी कई सारी रिपोर्ट होती हैं जो अलग अलग रूपों में जानी जाती हैं। उनकी आपको एक बार लिस्टिंग से कर लीजिएगा। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक
प्रमुख सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो आमतौर पर वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। ठीक है, क्या करता है ये वैश्विक आर्थिक विकास यानी कि ग्लोबल लेवल पर कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, वैश्विक आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आप लोग जानते होंगे। तो जो मुद्रास्फीति की स्थिति है और जो नीतिगत परिवर्तन जो हो रहे हैं इसकी क्या करती है, एनालिसिस करती है, ताकि हम ये समझ पाए ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और संभावित जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है कि भाई क्या उतार चढ़ाव बाजार में है, ठीक है, और इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट जो है वैश्विक लेवल पर पड़ सकता है। अब आप बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या फिर विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, WTO के द्वारा। अभी हमने आपको बताया क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी वाला हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा आपको टास्क है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको अलग से, अभी आपको पढ़ना है वर्ल्ड बैंक, क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक को आपको डिटेल्स में पढ़ना है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको पढ़ना है आपको, और विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इन चारों के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अलग अलग संगठनों की इसकी स्थापना, प्लस इसका मुख्यालय कहां पर है, प्लस इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अध्यक्ष, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य। ये 4 पॉइंट आपको जरूर पढ़ना है इन चारों टॉपिक से, चाहे वो WTO की बात हो, IMF की बात हो, WEF की हो और इसके वर्ल्ड बैंक की बात हो। ये आपको टास्क में देता हूं, ये आपको कंप्लीट करना एनी हाउ, ठीक है। ये आज ही आप लोग क्या करिएगा, प्लीज कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना भाई। चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है, ये बताओ 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, आर्थिक शोषण था, सैनिक असंतोष था, कारतूसों में चर्बी का उपयोग था, या लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। उस समय का तात्कालिक जो कारण था वो क्या था, आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय। बाकी आज आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन आंदोलनों जैसे कि आपका असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण करना है आपको, ये आप लिखिएगा उत्तर। और इसके अलावा कल हमने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। यहां पर सारे पॉइंट हम लिख रखे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके आंदोलन की प्रकृति, स्वरूप और व्यापकता को मूल रूप से बदल दिया गया। जैसे कि जन आंदोलन में परिवर्तन, असहयोग आंदोलन से पहले स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन इस आंदोलन ने किसानों, मजदूरों और महिलाओं, छात्रों को सब लोग इसमें जुड़े, इसलिए ये आंदोलन अपने आप एक बड़े स्तर का जन आंदोलन जो है बन गया। दूसरा, गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा और सत्याग्रह का क्या किया, उपयोग किया। इससे संघर्ष का तरीका बदला और जनता को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का एक सहारा, एक संबल मिल गया। तीसरा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक बहिष्कार हुआ गया। सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और जिससे ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती मिली। चौथा, राष्ट्रीय एकता का इससे विकास हुआ। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ करके हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में भी सफल रहा, जिसका एक दूरगामी जो है परिणाम देखने को मिला। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में फूट बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। स्वराज की मांग को बल मिला। इस आंदोलन ने स्वराज को जन जन की मांग बना दिया और स्वतंत्रता को एक ठोस लक्ष्य के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक जागरूकता के विस्तार, देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी राजनीतिक चेतना फैली, जिससे लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी अपने आप में। तो यह बड़ी बात थी। निष्कर्षतः असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को अभिजात वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। हालांकि चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था, फिर भी इसने आगे के आंदोलनों की मजबूती नहीं रखी और स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित किया। यह बड़ी बात है। अच्छा, एक प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर आता है, संघर्ष विराम संघर्ष, क्या गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष, यह बड़ा एक फैक्ट है। गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष,
इस पर जो है प्रश्न बहुत सारे बनते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष, इसको आप लोग प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं, एनी हाउ आते हैं, तो आप चाहें तो इसको रेडी कर सकते हैं, आपका मन करे तो, नहीं मन करे तो एक अलग बात है। बाकी यहां पर हमारे सारे बैचेस चल रहे हैं और HEO का बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। HEO का वीडियो लेक्चर और प्लस लेक्चर के साथ में आपको इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, तो उसके लिए आप इन दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए, आप एक एक करके सब पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।